हे वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं विलियम वर्ड्सवर्थ पर बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स के डिफरेंट एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं, इंग्लिश लिटरेचर के एग्जाम्स में। विलियम वर्ड्सवर्थ की पिछली वीडियो थी, उसमें हमने बायोग्राफी उनकी कवर की है और उनकी अर्ली लाइफ से रिलेटेड फैक्ट्स को। तो वो वीडियो का मैं ऊपर आई बटन पे आप टच करके उसको देख सकते हैं। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इनकी बायोग्राफी के वीडियो का लिंक और अदर वीडियोस का लिंक भी डाल दूंगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं और एंड जाके देख सकते हैं। आप वीडियो को पूरा देखें, लास्ट में एंड स्क्रीन पर जाके भी आप प्लेलिस्ट ऑफ वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए। और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर देना और उसका जो बेल आइकन है उसको भी हिट कर देना, जिससे आपको आने वाली नेक्स्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Resolution and Independence 1802 was originally called. The correct answer is Leech Gatherer. थोड़ा चले, ये एक लिरिक पोएम है विलियम वर्ड्सवर्थ की, जो कि 1802 में लिखी गई थी और 1807 में पब्लिश हुई थी पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स में। ठीक है, ये ओरिजिनल टाइटल है लीच गैदरर, जिसका मीनिंग होता है जो जोंक इकट्ठे करने वाला पर्सन होता है। लीच मीन्स होता है जोंक, उस पे बेस्ड एक पोएम है। ठीक है, ये पोएम लिखी गई है 20 स्टेंजाज में है ये पोएम, और ये राइम रॉयल में लिखी गई है। ये तो हुई पोएम की बात। चलिए थोड़ा ये स्टेंजा के बारे में देख लेते हैं कि राइम रॉयल क्या होता है। राइम रॉयल कंसिस्ट ऑफ 7 लाइन्स। राइम रॉयल जो होता है उसमें 7 लाइन्स होती हैं, और इंग्लिश में राइम रॉयल को जॉफरी चौसन ने इंट्रोड्यूस किया था। राइम रॉयल मोस्टली जो है आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है। ठीक, ये स्टेंजा का टाइप है एक राइम रॉयल, और ये आइम्बिक पेंटामीटर मीटर का एक टाइप है। मोस्टली जो विलियम वर्ड्सवर्थ की नेक्स्ट आगे आने वाली पोएम्स वगैरह होंगी ना, वो भी मोस्टली इसमें ही लिखी गई हैं, आइम्बिक पेंटामीटर में। और विलियम शेक्सपियर ने भी सारे अपने वर्स प्ले और वर्स जो हैं वो आइम्बिक पेंटामीटर में ही लिखे हैं। तो मोस्टली ये स्टेंजास और मीटर में कंफ्यूजन हो जाता है कि क्या क्या है, मतलब हम लोग को क्लियर नहीं हो पाता है। तो उसी को क्लियर करने के लिए ये यहाँ पे एग्जाम्पल रखा है मैंने, आइम्बिक पेंटामीटर क्या होता है उसके लिए। ठीक है, देखिए, एन iambic foot is an unstressed syllable followed by a stressed syllable. The rhythm can be written as, देखिए देखिए हर मीटर में एक फुट होता है। फुट मतलब उसका एक पार्ट छोटा सा। अब जैसे आइम्बिक पेंटामीटर में 5 फुट होते हैं, उसका ये दडम हुआ 1 फुट, जिसमें दडम, जिसमें दा हुआ अनस्ट्रेस सिलेबल और दम हुआ स्ट्रेस सिलेबल। क्यों हुआ? क्योंकि दा पे बहुत कम फोर्स जा रहा है, बहुत कम स्ट्रेस लग रहा है, और दम पे पूरा स्ट्रेस है, इसीलिए ये अनस्ट्रेस हो गया दा, और दम हो गया स्ट्रेस, दडम दडम। ठीक है, इसी को हम 5 बार लिख देंगे तो वो पेंटामीटर हो जाएगा, क्योंकि पेंटा मीन्स होता है 5। देखिए, a standard line of iambic pentameter is 5 iambic feet in a row. 5 iambic feet एक रो में होते हैं, एक लाइन में, तो उसे कहते हैं पेंटामीटर। जैसे दडम 1 फुट, दडम 2 फीट, दडम 3 फीट, दडम 4 फीट, दडम 5 फीट। हो गए, ये फुट होते हैं। ये सारे मीटर्स में फुट पे ही बात होती है। पेंटामीटर, हेक्सामीटर, दडम दडम 5, तो ये हो गया आइम्बिक पेंटामीटर। ठीक है, इसी को हम 7 लाइन्स में लिख देंगे तो वो हो जाएगा राइम रॉयल, यानी स्टेंजा का टाइप हो जाएगा राइम रॉयल, और वो लिखा किस में गया है? पेंटामीटर में। इसी को दडम वाली जो एक लाइन ये हो गई, 2 लाइन, 3 लाइन, 4, 5, 6, 7 लाइन ऐसे लिख देंगे तो वो राइम रॉयल कहला लेगा। और जो एक लाइन ये जो लिखा किस में गया है वो आइम्बिक पेंटामीटर बोलेंगे उसे। ठीक है, बाकी ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। This old man I met a few hundred yards from my cottage at Down and Grasmere, and the account of him is taken from his mouth. This is the reference that Wordsworth gives, and it resulted in a poem. Which poem? The correct answer first, Resolution and Independence. ये वही है, रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। इसका ओरिजिनल टाइटल है लीच गैदरर। एक लीच गैदरर था जो नेबर में ही रहता था, किसके? विलियम वर्ड्सवर्थ के। विलियम वर्ड्सवर्थ की कॉटेज थी, उनका घर था टाउन एंड ग्रासमेयर में। वहीं पे एक ओल्ड मैन से ही करने के से ही इंस्पायर होके उन्होंने ये लीच गैदरर जो पोएम थी वो लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पोएम वॉज रिटन आफ्टर द डेथ ऑफ लॉर्ड नेल्सन? द करेक्ट आंसर इज थर्ड, कैरेक्टर ऑफ द हैप्पी वॉरियर। देखिए, देख लेते पहले लॉर्ड नेल्सन कौन थे।
देखो लॉर्ड नेल्सन को ना बहुत-बहुत नामों से जाना जाता है, कई अदर मतलब उनके सबटाइटल टाइप हैं। लॉर्ड नेल्सन, वाइस एडमिरल होरेशियो नेल्सन, एक ये एडमिरल थे, एडमिरल नेल्सन, फर्स्ट विस्काउंट नेल्सन, फर्स्ट ड्यूक ऑफ ब्रॉन्टे, इन्हीं नामों से। ये नाम इसलिए बताए क्योंकि मान लिया यहाँ पे लॉर्ड नेल्सन की जगह किसी और का नाम लिख के आ जाए या ऑप्शंस में लिख के आ जाए कैरेक्टर ऑफ द हैप्पी वॉरियर किसके लिए है, तो अदर नाम कोई इनमें से लिख के आ जाए तो इसलिए उसके लिए, ठीक है। ये 1805 में जो बैटल ऑफ ट्रफलगार हुआ था उसमें मर गए थे, डेथ हो गई थी। उसके बाद वर्ड्सवर्थ ने उनको डेडिकेट करते हुए पोएम ये लिखी थी 1806 में। ये बहुत ही ये नेपोलियन वॉर में भी बहुत इनका हीरोइक एक्ट रहा था। ये जो पोएम है ये फर्स्ट टाइम पब्लिश हुई थी इन 1807 में, 1807 में, ठीक है। ये पोएम भी आइम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई है और जो आइम्बिक पेंटामीटर और हीरोइक कपलेट में लिखी गई है। हीरोइक कपलेट होता है 2 लाइन का, कपलेट यानी 2 लाइन, जिसमें लास्ट में राइमिंग होती है, ठीक है? इसमें लिखी गई है ये पोएम। वर्ड्सवर्थ्स ब्रदर पास्ड अवे बाय, वर्ड्सवर्थ के ब्रदर की मृत्यु कैसे हुई थी? करेक्ट आंसर इज थर्ड, शिपरेक की वजह से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ल्ड इज टू मच विद अस इज द पोएम पब्लिश्ड इन, द करेक्ट आंसर इज 1807। ये जो वर्ड्सवर्थ है ये 1807 में पब्लिश हुई थी। ये एक इटालियन सोनेट है 40 लाइन्स की जो कि आइम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई है, ठीक है। वर्ड्सवर्थ एक नेचर पोइट थे, उन्हें प्रीस्ट ऑफ नेचर और पैगन और लव नेचर लवर और पता नहीं किन-किन निक नाम से पुकारा जाता था। क्यों? क्योंकि वो नेचर के बहुत बड़े एक डिवोटी थे। मतलब फिज़िकल मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के पास हम कितना पहुँच गए हैं और नेचर से हम दूर होते जा रहे हैं। इसीलिए वो इसको मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं और नेचर को प्रेज़ करते हैं। इस यही सब चीज़ है। हम इंडस्ट्रियल यानी मटेरियलिस्टिक चीज़ों के इतनी पास जाते जा रहे हैं और हम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, डिस्टेंस बना रहे हैं नेचर से, मतलब नेचर से दूर होते जा रहे हैं। चूँकि वो नेचर पोइट्स हैं, तो वो हर चीज़ नेचर के क्लोज़ नेचर में चाहते थे, इसीलिए उन्हें ये बात पसंद नहीं आ रही। तो बस यही है, ठीक है। ये द पोएम लैमेंट्स द बिदरिंग कनेक्शन बिटवीन ह्यूमन काइंड एंड नेचर, मतलब ह्यूमन काइंड और नेचर के बीच का जो रिलेशन है वो कम होता जा रहा है, टूटता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है, इसीलिए वो इस चीज़ को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। इस पोएम में उन्होंने पर्सोनिफिकेशन जो फिगर ऑफ स्पीच होता है वो यूज़ किया है। कहाँ-कहाँ पे? एक तो ये लाइन है, सी दैट बियर्स हर बोज़म टू द मून, यानी सी को उन्होंने एक, देखो पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है कि नॉन लिविंग थिंग्स को एज अ लिविंग थिंग्स प्रेजेंट किया जाता है या इस तरह शो किया जाता है कि जैसे लगेगा वो जिंदा चीज़ है। इसी तरह सी एक नॉन लिविंग थिंग्स है, उसको इस तरह कहा जा रहा है कि सी दैट बियर्स हर बूजम टू द मून, कि वो एक गर्ल है या विमन है, इस तरह यानी उसे एक लिविंग थिंग की तरह प्रेजेंट किया जा रहा है सी को। ऐसी है द विंड्स द दैट वी हाउलिंग एट ऑल आवर्स, एंड ये पर्सोनिफिकेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The poem Mutability was published in, correct, wrote this poem around 1821 and it was published in 1822। देखो ये जो राइटर्स हैं इनकी पब्लिकेशन और राइटिंग्स में कहीं-कहीं थोड़ा-थोड़ा वेरी करता है। पब्लिश हुआ 1821 और कहीं और से कहीं-कहीं लिखा हुआ है कि 1822, तो आप ये एक बार करेक्ट कर लें, मैच कर लें। बट ये पोएम लिखी गई थी मतलब 1821 के अराउंड लिखी गई थी लमसम, हाँ, और पब्लिश हुई 1822। अब चूँकि 1822 इसमें ऑप्शन में ही नहीं है तो 1821 लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। लेकिन यही है अप्रॉक्स। हाँ, ये नोट है इम्पोर्टेंट कि म्यूटेबिलिटी जो है एक पोएम वो पीबी शैले ने भी लिखी है जो कि आई थी 1816 में। कलेक्शन क्या था? एलास्टर और द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड। कलेक्शन का नाम था अलास्टर और द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड, इसमें आई थी। पीजीटी में ही कंफ्यूज हो सकते हैं, टीजीटी में तो चलो एक ही राइटर है। तो याद रखना म्यूटेबिलिटी पीबी शैली की भी एक क्रिएशन है। नेक्स्ट है ईस्टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड, वेयर डज दिस लाइन अपीयर? द करेक्ट आंसर इज ओड टू ड्यूटी, लास्ट। ओड टू ड्यूटी रिटन इन 1805, पब्लिश्ड इन 1807। 1805 में लिखी गई थी, 1807 में पब्लिश हुई। ओड टू ड्यूटी इज एन अपील टू द प्रिंसिपल ऑफ मॉरलिटी फॉर, जो थीम है पोएम का वो ये है। देखिए ये एक ओड है। अब ओड, देखिए ओड क्या होती है? किसी भी एक
चीज़ को, टॉपिक को या किसी भी एक सब्जेक्ट को ग्लोरीफाई करते हुए, प्रेज़ करते हुए जो लिरिकल वर्ड्स कह लिए, लिरिकल स्टैंजा में जो वर्ड्स लिखी जाती है उसे ओड कहते हैं। मतलब किसी ये एक पिंडारिक ओड है जो वर्ड्सवर्थ ने लिखी है। ओड 2 तरह की होती हैं, पिंडारिक ओड और होरेशन ओड, ठीक है? ये पिंडारिक ओड है। 2 तरह की ओड होती हैं और ओड के 3 पार्ट्स होते हैं, मतलब ओड के अंदर ही उसके 3 छोटे-छोटे सब पार्ट्स होते हैं। कौन-कौन से? द स्ट्रोफे, द एंटी स्ट्रोफे एंड द इपोड, ये 3 पार्ट्स होते हैं ओड के, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, लाउडामिया इज़ करेक्ट ऑप्शन इज अ नैरेटिव पोएम, थर्ड है। लाउडामिया एक नैरेटिव पोएम है। लाउडामिया इज अ नैरेटिव पोएम बाय विलियम वर्ड्सवर्थ बेस्ड ऑन अ स्टोरी फ्रॉम द ट्रोजन वॉर। जो ट्रोजन वॉर हुई थी उसकी स्टोरी से इंस्पायर होकर उन्होंने ये पोएम लिखी थी। इट वॉज पब्लिश्ड इन 1815। ये 1815 में पब्लिश हुई थी। इस पोएम में किसकी स्टोरी है? स्टोरी है प्रोटिसेलस, अ ग्रीक हीरो हु सेक्रीफाइस्ड हिमसेल्फ। एक ग्रीक हीरो प्रोटिसेलियस नाम का जो ग्रीक हीरो है उसकी स्टोरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्वीटेस्ट थिंग दैट एवर ग्रू बिसाइड अ ह्यूमन डोर, वेयर डू these lines appear? Correct answer is first, to Lucy. Lucy Gray is a poem written by William Wordsworth in 1799 and published in his Lyrical Ballads. 1799 में ये पोएम लिखी गई थी और पब्लिश हुई थी लिरिकल बैलेड्स में। It describes the death of a young girl named Lucy who went out on one evening into a storm. पढ़ा होगा, लूसी ग्रे एक नाम छोटी सी बच्ची है जो कि बाहर चली जाती है और स्टॉर्म में खो जाती है, ठीक है? ये एक सैड पोएम है। ये लूसी ग्रे जो लूसी पोएम्स हैं विलियम वर्ड्सवर्थ की, ये उनमें से नहीं है, ये लिरिकल बैलेड में पब्लिश हुई थी, ठीक है? बहुत ही अच्छी पोएम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ सॉलिट्यूड और फियर और पेन और ग्रीफ शुड बी दाई पोर्शन, whom is Wordsworth referring to? The correct answer is fourth, डोरोथी वर्ड्सवर्थ। डोरोथी वर्ड्सवर्थ विलियम वर्ड्सवर्थ की सिस्टर थी। मोस्टली पोइम्स जो हैं, एक तो जो मेन सब्जेक्ट है विलियम वर्ड्सवर्थ का वो है नेचर, सारी पोइम्स उन पे नेचर पे ही है उनकी पोइम। सेकेंड से उनका जिक्र आता ही रहता है डोरोथी का, और उनसे ही कनेक्टेड रिलेटेड होती है उनकी पोएम। जैसे वर्ड नेचर उनका प्राइम सब्जेक्ट होता है, वैसे ही डोरोथी भी कहीं ना कहीं लिंक्ड होती है उनकी हर पोएम में, ठीक है? बहुत मानते थे मतलब अपनी सिस्टर को। दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम लाइन्स, देखिए जो ये लाइन्स हैं ये ऊपर दी गई हैं वो टिंटन एबे की हैं। कहीं किसके लिए गई हैं? डोरोथी वर्ड्सवर्थ के लिए। तो जो टिंटन एबे पोएम है इनकी बहुत ही फेमस पोएम है, उसका पूरा नाम ये है, लाइन्स कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबे ऑन रिविजिटिंग द बैंक्स ऑफ द बाय ड्यूरिंग अ टूर जुलाई 13 1798। ये इतना बड़ा टाइटल है इसका, ठीक है? देखो क्या होता है, जब वर्ड्सवर्थ की मदर एक्सपायर हो जाती हैं, जब वो 8 साल के होते हैं, उसके बाद इन विलियम वर्ड्सवर्थ और डोरोथी को अलग-अलग पढ़ने भेज दिया जाता है उनके रिलेटिव्स के यहाँ, डोरोथी को कहीं और विलियम वर्ड्सवर्थ को कहीं और। तब वो 9 इयर्स तक नहीं मिले होते हैं, 9 साल के बाद वो लोग मिलते हैं। उसी के मतलब उसी के अकॉर्डिंग ये पोएम लिखी गई है, क्योंकि देखो क्या होता है, वर्ड्सवर्थ विजिटेड टिंटन एबे फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1793। 1793 में विलियम वर्ड्सवर्थ फर्स्ट टाइम टिंटन एबे विजिट करते हैं। ही रिटर्न टू टिंटन एबे विद डोरोथी 5 years later after the two were reunited। पहले चूंकि वर्ड्सवर्थ सिर्फ अकेले उसे विजिट कर चुके होते हैं, बट 5 साल के यानी 1793 में ये भी क्वेश्चन बनता है कि उन्होंने फर्स्ट विजिट कब किया था, सेकंड विजिट कब किया था, दोनों विजिट के बीच में कितना गैप था, कितने साल बाद किया था, ये सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है? तो फिर जब वो दोबारा टिंटन एबे गए थे तब डोरोथी के साथ गए थे 5 साल बाद, ठीक है? लेकिन वैसे ये लोग मिले थे 9 साल बाद। 9 साल का सेपरेशन था इन दोनों भाई बहनों के बीच, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माइकल इज अ पेस्टोरल पोएम दैट प्रेजेंट्स द पैथेटिक लाइफ ऑफ द शेफर्ड माइकल, व्हाट इज द नेम ऑफ हिज सन? ये भी एक सैड पोएम है, बहुत मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को इसमें दिखाया है क्या होता है आजकल, ठीक है? करेक्ट आंसर इज ल्यूक। ल्यूक था उनके सन का नाम। पब्लिश्ड ये जो माइकल है पेस्टोरल पोएम, ये पब्लिश हुई थी 1800 में
1800 का जो एडिशन था लिरिकल बैलेट्स, उसमें 1800 में आया था सेकंड एडिशन लिरिकल बैलेट्स का। फर्स्ट आया था 1798 में, 8 में, ठीक है। इट टेल्स द स्टोरी ऑफ एन एजिंग शेफर्ड माइकल, हिज वाइफ एंड हिज ओनली चाइल्ड ल्यूक। ये इन तीन की स्टोरी है, माइकल, उसकी वाइफ की और उसके बेटे की। नेचर नेवर डिड बिट्रे द हार्ट दैट लव्ड हर, दीज लाइन्स आर इन। द करेक्ट ऑप्शन इज लास्ट, टिंटन एबे। टिंटन एबे की ही है, काफ़ी बड़ी पोएम है। टिंटन एबे है, उसका फुल नेम लास्ट क्वेश्चन में था, क्या नाम है? लाइन्स कंपोज अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबे ऑन रिविजिटिंग द बैंक्स ऑफ बाय ड्यूरिंग अ टूर जुलाई 30, 1798। ये पूरा नाम है टिंटन एबे का, बाय एक रिवर का नाम है, ठीक है। वर्ड्सवर्थ मेंशंस अबाउट बर्न्स एंड चैटरटन इन द पोएम। करेक्ट आंसर इज रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। थोड़ा देख लेते हैं पोयम के स्टेंजर 7 में विलियम वर्ड्सवर्थ ने इनका जिक्र किया है। देखो पोयम में, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नॉट विदाउट होप बी सफर एंड बी मून मॉन, वेयर डज दिस लाइन अपीयर? करेक्ट आंसर इज पीले कैसल। ये देखिए पीले कैसल है, इसका जो फुल टाइटल है वो है एलिजिक स्टेंजाज suggested by a picture of Pele Castle in a storm painted by Sir George Beaumont। ये है इसका इतना बड़ा टाइटल कि पूरी पोयम हो इतनी बड़ी। इसको शॉर्ट में बोलते हैं, या पीले कैसल कह दो, एलिजिक स्टेंजाज कह दो। तो ये जो पोयम है वर्ड्सवर्थ ने पब्लिश की थी, ये भी 1807 में पब्लिश हुई थी, यही कलेक्शन था। मोस्टली सब इसी में ही हुई है, पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स, इस नाम की कलेक्शन में हुई है, ठीक है। ये फुल टाइटल हो गया। अब थोड़ा सा देख लेते हैं, सर जॉर्ज हॉल्ड वॉनमंट कौन थे? 7th बैरोनेट। एक ये ब्रिटिश आर्ट पैट्रन थे, एक पेंटर, बहुत ही फेमस पेंटर। इनका जो ही प्लेड अ क्रूशियल पार्ट इन द क्रिएशन ऑफ लंदन नेशनल गैलरी बाय मेकिंग द फर्स्ट, इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट निभाया था लंदन की नेशनल गैलरी जब खुली थी उसमें। इनकी एक पेंटिंग थी, उसी से इंस्पायर होके पोयम लिखी थी, ठीक है। द पोएम एलिजिक स्टेंजाज वॉज सजेस्टेड बाय अ पिक्चर ऑफ पीले कैसल इन अ स्टॉर्म पेंटेड बाय। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट सर जॉर्ज ब्योमंट। देखिए सेम आ गया क्वेश्चन, जो पीछे डिस्क्रिप्शन हमने पढ़ा उसी का ही है कि ये जो पोएम थी जिस पेंटिंग से सजेस्ट होके उन्होंने लिखा था, मतलब इंस्पायर होके लिखा था, वो किसकी पेंटिंग थी? तो वो सर जॉर्ज ब्योमंट की पेंटिंग थी। Milton, thou shouldest be living at his hour, this line appears in। The correct answer is third. To Milton, London, 1802। ओह यहाँ लिखना रह गया, करेक्ट आंसर थर्ड है। ये बहुत ही फेमस पोएम है, मिल्टन ने, सॉरी विलियम वर्ड्सवर्थ ने जॉन मिल्टन को एक ट्रिब्यूट देते हुए, डेडिकेट करते हुए पोएम लिखी है। कंपोज्ड इन 1802, 1802 में लिखी गई थी। इसके लिए इसका नाम भी टू मिल्टन लंदन 1802 है। पब्लिश हुई थी वही 1807 में इन पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स, इस नाम के कलेक्शन में। ये एक पेट्रार्चन या पेट्रार्कन सोनेट है। पेट्रार्कन सोनेट, इसकी राइम स्कीम क्या है? ए बी बी ए बी बी ए सी डी ई, ए बी बी ए बी बी ए सी डी डी ई सी ई, ये है इसकी राइम स्कीम। ये जो पोएम है, द पोएम इज रिटन इन द सेकंड पर्सन एंड एड्रेसेस द लेट पोएट जॉन मिल्टन हु लिव्ड फ्रॉम 1608 टू 1674 एंड इज मोस्ट फेमस फॉर हैविंग रिटन पैराडाइज लॉस्ट। विलियम वर्ड्सवर्थ ने बहुत प्रेज किया है जॉन मिल्टन को अपनी इस पोएम में, उन्हीं को डेडिकेट करते हुए ये पोएम लिखी है जॉन मिल्टन के बारे में, जो कि जिनका लाइफ स्पैन था 1608 से 1674। ये एक प्यूरिटनिज्म और जैकोबियन एज के थे, ठीक है, रेनेसा चाइल्ड भी कहे जाते हैं ये। और उनका बहुत ही फेमस वर्क था पैराडाइज लॉस्ट। ठीक है, यहाँ पे सोनेट्स की बात आई है तो हम एक चीज़ देख लेते हैं कि सोनेट्स के टाइप कितने होते हैं। तो एक नोट है यहाँ पे कि देयर आर 3 डिस्क्रीट टाइप्स ऑफ सोनेट, द पेट्रार्कन सोनेट, द शेक्सपियरियन सोनेट एंड द स्पेंसरियन सोनेट। कहीं कहीं एक और 4th टाइप का भी जिक्र आता है, मिल्टोनिक सोनेट भी कहीं कहीं आती है, बट ये मेनली 3 टाइप्स होते हैं सोनेट के, पेट्रार्कन, शेक्सपियरियन और स्पेंसरियन। और ये जो टू मिल्टन लंदन 1802 लिखी है विलियम वर्ड्सवर्थ ने, ये है एक पेट्रार्कन सोनेट, ठीक है। आज की वीडियो इतनी ही थी।